में जाओ कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। तो नाउ द नेक्स्ट इज़ रेनाइंस ऑफ यूरोप, दैट इज़ आइडियोलॉजिकल रिवॉल्यूशन। अब हम रेनाइंस जो है वो एक पीरियड को अपन बोल सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था यूरोप का। तो इसमें क्या हुआ था कि 15th सेंचुरी रेनाइंस ऑफ यूरोप जो था वो आइडियल रिवॉल्यूशन की बात करता है। मतलब 15th सेंचुरी जो है यूरोप का वो आइडियल रिवॉल्यूशन के बारे में बात करता है। तो पहले के जो एपिक्स होते थे, एपिक्स को हम बोल सकते हैं लाइक जैसे रामायण हो गया, बाइबल हो गया, ये सब जो चीज़ें होती थी वो एक्चुअली ज़्यादातर जो लैंग्वेज में होती थी वो कौन सी होती थी, मतलब एंशियंट एपिक्स। हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो इसमें बाइबल को हम ले सकते हैं या और अदर रिलीजियस बुक्स, ग्रंथ, महाकाव्य, इन सब को ले सकते हैं। तो वो उस टाइम पे जो जिस लैंग्वेज में थी वो थी ग्रीक और लैटिन, जो कि कॉमन पीपल नहीं समझ पाते थे। ये लैंग्वेज मुश्किल होती थी, कॉमन पीपल नहीं समझ पाते थे, इसीलिए बाद में इनको क्या किया गया, लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया ताकि लोग इसको पढ़ सकें। तो जब ये चीज़ हुई तो डिस्कवरी हुई प्रिंटिंग मशीन्स की, जब डिस्कवरी हुई तो बुक्स को लार्ज नंबर में बनवाया गया ताकि, तो यू कैन सी कि जो आइडिया है, जो जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है वो कितनी जल्दी स्प्रेड हो रही है। मतलब नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अगर मिलेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसी वजह से लोगों की सोच बदली जब उन्होंने ये सब चीज़ें पढ़ी, और इट गिव्स रिवॉल्यूशन टू अ न्यू डायरेक्शन, मतलब एक नई डायरेक्शन मिली। तो अब इम्पोर्टेंस किस चीज़ को दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई मटेरियलिज्म को और इंटेलिजेंस को, ना कि जो पुरानी बातें या जो पोप वगैरह बोलते थे, जो प्रिस्ट बोलते थे, उसको ना देके उन्होंने नए अपनी सोच को चेंज किया। तो डिफरेंट कल्चर ऑफ जैसे कि लिटरेचर, आर्ट, फाइन आर्ट्स, स्कल्पचर, साइंस, ये सब चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे इन्फ्लुएंस किया। और आर्टिस्ट जो है वो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, आर्ट बनाया जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स के इमोशन को डिप्ट कर सकें, ठीक है, डिप्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग्स ऐसी बनाई गई, रियलिस्टिक पेंटिंग, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक इमोशनल पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें कि एक नेचुरली, मतलब उसको देखने से ऐसा लगे कि वो सच में रियल है, इस टाइप के स्कल्पचर सामने आए। तो ये सब चीज़ें रेनाइंस पीरियड में हुआ था। तो कुछ मतलब चेंजेस किस में आए, एक तो आइडिया बहुत जल्दी फैला, नॉलेज बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई। सेकंड क्या पढ़ा हमने कि आर्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाई गई, स्कल्पचर्स जो होते हैं, स्कल्पचर्स को अपन स्टैचू भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि उसको एकदम रियलिस्टिक बनाया गया, उनको एकदम नेचुरल तरीके से शो किया गया है। एंड नेक्स्ट है, एक और जगह पे चेंजेस आए, वो है साइंटिफिक नॉलेज। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि नॉलेज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, कि पहले क्या बोलते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर है यूनिवर्स का और बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो उसके रिवॉल्व करती है। लेकिन धीरे से न्यू साइंटिस्ट आए और उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाते हैं और सन जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का। तो नए नए जो साइंटिस्ट हैं, इसमें दो साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, एक तो कोपर्निकस एंड गैलीलियो, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन किया। और यू कैन सी कि कैसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा किस चीज़ पे, रिलीजियस फेथ पे। मतलब जो लोग पहले अंधा विश्वास कर रहे थे बहुत ज़्यादा अपने ग्रंथ पे, या फिर जो भी उनके रिलीजियस लीडर्स बोल देते थे उस पे, तो इन सब चीज़ों की वजह से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। तो इसकी वजह से एक मूवमेंट राइज़ हुआ जो कि रिलीजियस रिफॉर्मेशन आया, ठीक है। नाउ द मूवमेंट इन रिलीजियस रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च हैज़ अ ग्रेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी इन मिडिवल यूरोप।
तो यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी और उनकी जो होली बुक थी वो बाइबल थी, विच इज़ रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, जो कि कॉमन पीपल समझ नहीं पाते थे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स होते हैं उन्होंने मतलब माल प्रैक्टिसेस किए, मतलब काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर्स को मिसयूज़ किया और उन्होंने रिलीजन के नाम पे करप्शन किया, ठीक है, भ्रष्टाचार किया। तो इसकी वजह से जब ऐसा रिवॉल्यूशन, मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर मिसयूज़ होती है, तो कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर राइज होता है जो इन सब के अगेंस्ट होता है और वो बाकी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो सेम ऐसा ही हुआ कि इसके लिए, इस करप्शन के लिए रिलीजियस मतलब एक रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में अगेंस्ट दिस करप्शन, तो जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन इन रिलीजन आया। तो इस टाइम पे एक जर्मन रिलीजियस थिंकर था जिसका नाम था मार्टिन लूथर। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को ये बिलीव दिलाया कि तुम लोगों को खुद बाइबल पढ़नी चाहिए, उसको समझना चाहिए, ना कि इन रिलीजियस लीडर्स पे बिलीव करना चाहिए। मतलब तुमको अपना जो रिलीजन बुक है वो आप खुद पढ़ो, आप खुद उसके बारे में जानो, आपको उस पे बिलीव करना है, ना कि जो आपको रिलीजियस लीडर्स बोल रहे हैं उस पे। और उन्होंने इसके साथ ही, मार्टिन लूथर ने इसके साथ ही क्रिश्चियन लीडर जो पोप था उसको भी ये चैलेंज किया कि वो उसके अगेंस्ट जाएगा और रिलीजियस सेटलमेंट ऑन माल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाएगा। तो उसके जो बिलीवर्स थे, मतलब जिन्होंने मार्टिन लूथर को सपोर्ट किया था, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए थे। और इसके बाद जो बाइबल थी उनको लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया गया ताकि उसको लोकल पीपल भी पढ़ सकें। और जब उन्होंने ये सब पढ़ी तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि जो पोप की पावर थी, जो रिलीजियस लीडर की पावर थी, वो कम हो गई। तो ये एक्चुअली में पोप करते क्या थे, इन लोग अपनी पावर को मिसयूज़ कैसे करते थे कि ये सबसे पहली बात तो गलत तरीके से टैक्स लेते थे। दूसरा ये कि अगर किसी से गलती हो जाती थी तो ये क्या करते थे, तो ये उनसे पैसे लेते थे कि एक पिटीशन लेटर मंगवाओ, माफ़ी नामा, और उसके थ्रू आपकी जो गलती है उसको माफ़ी दी जाएगी। तो इस टाइप का काम करके ये अपनी पावर्स को मिसयूज़ करते थे। तो नाउ नेशनलिज्म एंड राइज ऑफ ऑटोक्रेसी। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने अभी तक ये पढ़ा कि कैसे रिलीजियस लीडर्स को इम्पोर्टेंस कम मिलना स्टार्ट हुआ और कैसे किंग की इम्पोर्टेंस बढ़ी। तो एक किंग का एक्चुअली यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कि यूरोपियन रूलर्स ऑल्सो डिनाइड टू फॉलो द एम्पावरमेंट ऑफ द पोप एंड वन ऑफ देम वॉज किंग हेनरी 8। ओके, सो यहाँ पे एक रूलर का नाम दिया हुआ है जिसका नाम था किंग हेनरी 8। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। तो हमने ये चीज़ देखी। नाउ फिर क्या हुआ कि अब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे एक जोग्राफिकल एरिया हो, एक एरिया, और वहाँ के जो लोग हैं वो सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनके कस्टम सेम है, उनकी रीति रिवाज सेम है, उनका जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक वेलफेयर, मतलब जब हम किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे हम सेम लैंग्वेज वालों को देखते हैं तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, कुछ अलग ही समझ लेते हैं। तो ये जो फीलिंग है, ये एक प्रकार से फीलिंग कैसी रहती है, एकता की भावना भी हम बोल सकते हैं। तो ये राइज करती है किसको, नेशनलिज्म को, ठीक है। तो जोग्राफिकल तो धीरे धीरे क्या हुआ कि किंग की इम्पोर्टेंस बढ़ी और नेशनलिज्म बढ़ा। नेशनलिज्म मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे लाइक सेम लैंग्वेज बोलने वालों को सपोर्ट करना। तो जितनी भी पावर्स थी वो धीरे धीरे किंग के हाथ में गई और वो डोमिनेटिंग हो गया। तो इस वजह से इम्पीरियलिज्म बढ़ा यूरोप में। इम्पीरियलिज्म का मतलब हम बाद में समझेंगे।
पहले हम नेशनलिज़म को समझ लेते हैं। नेशनलिज़म मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जैसे मान लो कोई भी एरिया है, वहाँ पे हमें रहते रहते अपने आसपास वालों से क्या हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, नेशनलिज़म कहलाती है, अगर हम उनसे नेशन के बेसिस पे ले तो। ये चीज़ पहले क्यों नहीं थी, पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि वो पहले अपने सिर्फ रिलीजन पे बिलीव करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें हटी, जब उन्होंने नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी, तो नेशनलिज़म बढ़ा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज़ ट्रेडिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो अब हम यूरोप और एशिया में जो ट्रेड हुआ, जो व्यापार हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे नया मॉडर्न एरा आया तो इन्वेंशंस बढ़ी और वॉयजेस मतलब समुद्र की यात्रा, मतलब समुद्र की यात्रा जब स्टार्ट हुई तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने दूसरे जगह को फाइंड आउट किया जहाँ से वो फ़ायदा उठा सके। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इंडिया वर वेरी ओल्ड। तो यूरोप और इंडिया की कंट्रीज़ का जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और ये लैंड के थ्रू भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। मतलब ये जो व्यापार है वो इंडिया से यूरोप का, ये बाय लैंड भी हो सकता है और बाय सी रूट से भी हो सकता है। तो पहला रूट क्या होता है कि बे ऑफ फ्रांस, जो कि कनेक्टेड थ्रू सी रूट। तो बे ऑफ फ्रांस जो है वो सी रूट से कनेक्टेड है। वो कैसे, इस ट्रेड रूट में इराक, टर्की, वेनाइस एंड जेनेवा, जो कि इटली में है, वो आएंगे। तो इस जगह के थ्रू क्या हो सकता है, व्यापार हो सकता है इंडिया और यूरोप का। कौन कौन सी जगह बीच में आएगी, इराक आएगा, टर्की आएगा, वेनाइस आएगा और जेनेवा आएगा। एंड जो सेकेंड रूट है वो लैंड के थ्रू है, जो कि सेंट्रल एशिया और यूरोप का है। ये कहाँ से है, इजिप्ट के थ्रू है। ठीक है, तो दो रूट्स के बारे में बताया गया है। एक तो लैंड रूट के बारे में बताया गया है जो इजिप्ट से होगा, और एक जो है वो सी रूट के बारे में बताया है, जो कि इराक, टर्की, वेनाइस, जेनेवा यहाँ से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता था, धीरे से क्या हुआ कि इटली ने अपने जो रिलेशंस हैं वो इंडिया ट्रेड्स के साथ डायरेक्टली कर लिए, और उन्होंने जो अदर कंट्रीज़ थी उनसे क्या कर लिया, अपनी पार्टनरशिप लेफ़्ट कर दी। मतलब इटली ने क्या किया, इटली ने ये जो इंडिया के थ्रू, मतलब देखो हमें क्या पता चला कि सी रूट में इटली इम्पॉर्टेंट है। तो इटली क्या हुआ कि इटली ने ये बोला कि जो दूसरी कंट्रीज़ थी यूरोप की, उनको ये बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में नहीं रहूँगा, अब मैं इंडिया से डायरेक्टली ट्रेड करूँगा। अगर तुमको मेरे यहाँ से ट्रेड चाहिए तो तुम्हें मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी सेम टर्की ने भी बाद में मना कर दिया। तो ये जो प्लेसेस थी ये इम्पॉर्टेंट थी। यू कैन सी हियर इट इज़ रिटन टर्की एंड इटली। ये दो क्या थे, फर्स्ट रूट थे जो सी रूट। तो सी रूट को इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती थी, क्योंकि सी रूट सस्ता होता है, इसीलिए लोग सी रूट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो इन्वेंशंस ऑफ न्यू रूट, तो इस्तांबुल कहाँ पे है, टर्की में है। ओके, ये जो कंट्री दिख रही है ये वाली, तो इस्तांबुल जो है वो मेन ट्रेड रूट का सेंटर था इंडिया और यूरोप का। तो यूरोपियन ट्रेडर्स को अगर एशिया जाना है तो उन्हें इस्तांबुल को पार करना पड़ता था। लेकिन जब टर्की के कंट्रोल में इस्तांबुल आ गया तो क्या हुआ कि यूरोप और इंडिया का जो ट्रेड था वो बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, क्योंकि टर्की क्या मांगेगा उन लोग से, टैक्स मांगेगा, क्योंकि जो इस्तांबुल है वो किसके अंडर में है, टर्की के अंदर में है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो अरेबियन क्लोथ्स, शुगर जो एक्सपोर्ट होते थे यूरोप में, तो दीज मटेरियल्स वाज अनलोडेड इन जेनेवा इन इटली। तो अब क्या हुआ, टर्की ने मना कर दिया, तो दूसरा रूट क्या था, दूसरा रूट था इटली के थ्रू। लेकिन इटली क्या मांग रहा था, टैक्स मांग रहा था। किससे मांग रहा था, यूरोपियन ट्रेडर्स से। तो वो उसकी वजह से दूसरी कंट्रीज़ का लॉस होता। तो इसी वजह से
जो यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ थी उन्होंने सोचा कि हम अपना रास्ता अलग ही ढूंढेंगे। तो उन्होंने, अब यू कैन सी कि यहाँ पे टर्की है और ये जो है ये इजिप्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। नाउ ये इंडिया है, ओके। और ये जो एरिया है ये क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ है। यू कैन सी हियर फ्रांस, पोर्चुगीज़, तो ये है। और ये क्या है, ये अफ्रीका है, ओके। सूडान वगैरह ये अफ्रीका में आते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ यूरोप में काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया की डिमांड में थी, बट जो ट्रेडर्स थे यूरोप के वो अब अरेबियन ट्रेडर्स के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो इंडिया के साथ ट्रेड डायरेक्टली करें। तो उन्होंने नए नए डिस्कवरीज चालू की और इन दिस ट्रेड मैनी यूरोपियन एम्बिशियस रूलर एंड क्वींस हेल्प देम। तो इस फाइंडिंग आउट में जो रूलर्स थे, जो किंग क्वीन थे, उन्होंने भी काफ़ी एनकरेज किया कि न्यू रूट्स को फाइंड आउट करो, डिस्कवर करो। तो जब कंपास का इन्वेंशन हुआ तो डिस्कवरी, तो समुद्र की जो यात्रा होती है, मतलब जो सी रूट, सी से जो मतलब वो होता है, ट्रैवलिंग होता है, वो इजी पड़ जाता है क्योंकि